हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैरिस्टर बाबू। आज हम बीएनएस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था कि क्यों बीएनएस की हमें ज़रूरत पड़ी, क्यों इसको हम लाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टोटल चैप्टर्स की और सेक्शंस की। इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं एंड 358 जो है इसके सेक्शंस हैं, यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। और बीएनएस में अगर मैं आईपीसी में मैं अगर बात करूं तो उसमें 511 सेक्शन थे और 23 चैप्टर्स थे। अब इस एक्ट का नाम क्या है जिसको हमने आईपीसी से रिपील किया है? इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये 2023 में एक्ट लाया गया था, लेकिन और इसको 2023 में पास किया गया था, लेकिन इसकी एनफोर्समेंट है वो 2024 में हुई थी। अब इस एक्ट का जो नंबर है वो 45 और 2023 है एंड 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट की इसको एसेंट मिली थी। लास्ट वीडियो में हमने इसको कवर किया था। अब इसको सबसे पहले हम इसके प्रेम्बल की बात करते हैं कि क्यों इसको लाया गया है, इसकी प्रेम्बल में क्या दिया है। इसमें सबसे पहले लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयरटू। इसका जो मेन मोटिव है वो एक्ट में जो है कंसोलिडेट और अमेंड करना है। कंसोलिडेट का मतलब है कि हमें इसके सेक्शंस को इकट्ठा करना है, जहाँ भी कोई अलग अलग दिए हुए थे इसको एक जगह करके अमेंड करना है। टाइम टू टाइम हम इसको अमेंड करेंगे जैसे हमें इसको जरूरत पड़ेगी, तो इसमें ये बताया गया है सर। अब इसके चैप्टर 1 देखते हैं हम। चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी से डील करता है। इसका सेक्शन फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले ये बताया गया है इसका नाम क्या है, जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, और itself came into force on such date as central government may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provision of this संहिता। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसकी डेट दी गई है एनफोर्समेंट की वो मानी जाएगी, लेकिन कुछ डिफरेंट डेट्स भी हो सकती हैं इसके प्रोविजंस के रिगार्डिंग, जो हम बाद में एप्लीकेबल जो भी हमने देखा है। इसमें मेंशन भी है 1 जुलाई 2024 को ये एनफोर्समेंट में आया था, लेकिन एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 106 इसको जो है एप्लीकेबल अभी नहीं किया गया है। ये हमने जो कि इसमें बताया है। थर्ड सब क्लोज की हम बात करते हैं। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयरऑफ ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। यहाँ पे एवरी पर्सन का मतलब क्या है? यहाँ पे एवरी पर्सन का मतलब है फॉरनर्स। यहाँ पे फॉरनर्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। अगर किसी फॉरनर्स ने हमारे इंडिया में आके कोई भी ऑफेंस किया तो हम उसको यहाँ पे पनिश्ड करेंगे, वो लाइबल होगा हमारे इस बीएनएस के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें एक चीज दी गई है, नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन देयरऑफ। अगर हमारे किसी एक्ट में, इसमें या किसी और में भी कोई भी चीज जो है उसके अपोजिट दी गई है सेक्शंस के, जो कि क्राइम नहीं है, ऑफेंस नहीं कह सकते हैं हम उसको, तो वो अगर हम कोई एक्ट करते हैं तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सबसेक्शन से बात करते हैं। सॉरी, इसका एक केस लॉ है, वो केस लॉ आप याद रखिएगा। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, केस का नाम है मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो एवरी फ्रेज वर्ड है ये इंक्लूड करता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, एलिगेंस, रैंक, कास्ट, क्रीड और कलर, सभी पर्सन्स को इसमें जो है इंक्लूड करता है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इन इंडिया शैल बी डेल्ट with according to the provisions of this Sahita for an act committed beyond India in same manner as if such act had been committed within India। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्ट, अगर कोई भी ऑफेंस किसी ने किया है, भले ही वो इंडिया के बाहर क्या हो, फॉरेन कंट्री में क्या हो, लेकिन उसका इफेक्ट जो है हमारी कंट्री में हुआ है और हमारी कंट्री में वो एक ऑफेंस है, भले ही वो फॉरेन कंट्री में एक ऑफेंस ना हो, तो हम उसको यही मानिए कि वो एक्ट आपने हमारे इंडिया में किया है, तो उसको हम लाइबल कर सकते हैं यहाँ के लिए। ये जो सेक्शन सबसेक्शन 4 और 5 है ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से डील करता है। इसको हम कोजॉइंटली रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। देखिए, सिंपल सी बात मैं बता दूं आपको, जब भी कोई भी पर्सन एक्ट करता है किसी इंडियन के अगेंस्ट, हमारी टेरिटरी के अगेंस्ट, नेशन के अगेंस्ट, अगर उसका इफेक्ट हमारे इंडिया में हो रहा है और वो हमारे इंडिया में एक ऑफेंस है, भले ही उसने अपने
फॉरेन कंट्री में क्या हो, बाहर से बैठ के क्या हो, लेकिन उसको हम यही मानेंगे कि उसने हमारे इंडिया में ही रह के कमिट किया है इस ऑफेंस को, और वो उसी की तरह ही डील किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 5 की, दी प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। अब ये किस किस पे एप्लीकेबल होगा ये देखते हैं। इसका सब क्लॉज 1 देखते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कोई भी इंडिया का सिटीजन है जिसकी सिटीजनशिप इंडिया की है लेकिन वो फॉरेन में रह रहा है, अगर वो इंडिया से बाहर रह के कोई भी कमिट कर रहा है क्राइम को, तो उसको हम यही डील मानेंगे कि भाई हाँ, आपने हमारे यहाँ रह के ही क्राइम इसको किया है, या फिर उसका जो इफेक्ट है वो हमारे इंडिया में हुआ है, तो हम उसको यही डील करेंगे कि आप इसके लिए लाइबल रहोगे। एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अब ना ही वो पर्सन इंडिया का है लेकिन वो फॉरेन का है, लेकिन उसने कोई भी क्राइम किसी भी शिप पे या एयरक्राफ्ट पे किया है जो कि रजिस्टर हमारे इंडिया में है, भले ही वो कहीं भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इंडिया में ही रहना चाहिए वो शिप या कहीं भी, लेकिन इसका सिर्फ मेन पॉइंट ये है कि वो रजिस्टर्ड इंडिया में होना चाहिए और उस पे वो क्राइम हुआ होना चाहिए, तो भी हम उसको ये डील करेंगे कि आपने इंडिया में ऑफेंस जो है कमिट किया है और आप उसके लिए लायबल रहोगे। थर्ड जो बात करता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इन इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग एक कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब यहाँ पे बात करता है, एक पर्सन है, ना ही वो इंडियन है, उसकी सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है, फॉरेन की है, लेकिन ना ही वो इंडिया में है, लेकिन वो फॉरेन में बैठ के उसने कोई भी ऑफेंस किया है, टारगेट किया है किसके थ्रू, कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू, जो कि लोकेटेड क्या है, हमारे इंडिया में है, तो हम उसको यही मानेंगे कि आपने इंडिया में ही कमिट किया है रह के, भले ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सिटीजनशिप है या नहीं है, भले ही वो इंडियन है या फॉरेनर है, उसको हम एक तरीके से ही डील करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी क्लियर की गई है। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। कोई भी ऑफेंस उसको इंक्लूड करता है सभी एक्ट को जो कि आपने इंडिया से बाहर किया गया है, हम यही मानेंगे कि आपने वो इंडिया में किया है यदि वो इंडिया में एक ऑफेंस है। जस्ट एन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अब किसी ने अडल्ट्री कमिट की फॉरेन में, ये मैं बीएनएस से पहले की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। किसी ने अगर फॉरेन में अडल्ट्री कमिट की, वहां पे वो ऑफेंस नहीं है लेकिन हमारे इंडिया में वो ऑफेंस है, तो उसको हम यही ट्राई करेंगे कि हाँ, आपने यहाँ पे एक ऑफेंस किया है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन कि वो ऑफेंस इंडिया में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इसकी इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक जो है इंडियन सिटीजन है, कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर उसने किसी भी फॉरेन कंट्री में कमिट किया है मर्डर को, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found, उसको हम ट्राई करेंगे, वो इंडिया में कहीं भी पाया जाएगा, कहीं भी उसको फाउंड किया जाएगा कि जैसे कि आपने ही इंडिया में ही मर्डर किया है, भले ही आपने फॉरेन कंट्री में जाके किया हो, लेकिन आप क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। अब इसके सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिसर्टेशन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, कोई भी लोकल लॉ या स्पेशल लॉ में कहीं भी इनके रिगार्डिंग म्यूटिनी, डिसर्टेशन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये नेवी आर्मी की तरफ से बात करते हैं, उनमें अगर कोई रिक्रूट है, उन्होंने कोई भी ऑफेंस किया, तो वो इसमें डील नहीं किया जाएगा, उनके लिए सेपरेट आर्मी लॉ जो है वो अलग होते हैं, ये बीएनएस उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही उनके किसी प्रोविजन को अफेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉज की। डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट की। एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट डिनोट्स एज वेल ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। इसका मतलब क्या है, मैं सिंपल आपको बता दूं, जब कभी भी आप कोई भी क्राइम करते हो, तो ये नहीं है कि आप सिर्फ एक क्राइम करते हो या एक ही एक्ट होता है, उस क्राइम को करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने किसी का मर्डर किया, अब मर्डर करने से पहले आपने उससे पहले भी कोई क्राइम किया होगा, क्या एक्टिविटी की होगी? सबसे पहले आपने एक इलीगल वेपन लिया होगा, कुछ लोगों को अपने साथ किया होगा, अकेला इंसान मर्डर नहीं कर सकता, पॉसिबल है, लेकिन एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ आपसे। अब 3-4 लोगों को आपने इकट्ठा किया होगा कि भाई हम चलते हैं, आप बाइक से गए होंगे, हो सकता है आपने उसके घर में जाके अटैक किया हो, तो आपने वहाँ पे एक क्रिमिनल ट्रेस पास भी किया है, हाउस ट्रेस पास भी हुआ है, तो यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें करी हैं, तो यहाँ पे जो सीरीज ऑफ एक्ट है उसको हमने एक ही एक्ट माना गया है। अगर हमने लिखा है कि आपने
एक एक्ट लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक सिंगल ही एक्ट किया, उसमें सीरीज ऑफ एक्ट है। जैसे कि हमने आपने पढ़ा हुआ रेस गेस्टे में, रेस गेस्टे सेक्शन 6 है जो उसका एविडेंस एक्ट का एंड सेक्शन 4 ऑफ बीएसए का। तो उसमें इस चीज को बताया गया है कि आप जब कभी भी सेम ट्रांजेक्शन में कोई भी चीज करते हो तो उसको हम एक ही सिंगल काउंट करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स का मतलब है एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अलावा जो कोई भी यहाँ पे जीव जंतु है उसको हम एनिमल काउंट करेंगे। थर्ड जो इसका क्लॉज है वो चाइल्ड से डील करता है। तो चाइल्ड में ये इस बार न्यू एडिशन हुआ है, ये न्यू डेफिनेशन इंक्लूड की है इसमें। चाइल्ड का मतलब है एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। कोई भी बच्चा है जिसकी एज 18 साल से कम है उसको हम चाइल्ड ही काउंट करेंगे। सो सिंपलेस्ट फॉर की बात करते हैं हम काउंटरफीट की। काउंटरफीट का मतलब क्या है? एक पर्सन is said to be counterfeit who causes anything to resemble on another thing intending by means of that resemble to practice deception or knowing it to be likely that deception will be thereby practiced। अब देखिए सिंपल सा इसको मैं आपको मीनिंग बता दूं। इसका मतलब है काउंटरफीट का मतलब है जाली। आप कोई भी चीज ऐसी बनाते हो, एक जैसी बनाते हो जो कि ओरिजिनल नहीं है, उस चीज को हम काउंटरफीट बोलेंगे। और आपकी इंटेंशन है कि भाई उस चीज को हमें बताऊं कि हाँ ये चीज देखो ओरिजिनल ही है, और उससे उसको धोखा हो किसी पर्सन को, या आप जानते हो कि भाई हाँ ये चीज नकली है लेकिन फिर भी मैं उसको यूज कर रहा हूँ एज ए ओरिजिनल, तो वो काउंटरफीट माना जाएगा और हम काउंटरफीट उसको कह सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग देन इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आप रिसेंबल कर रहे हो बना रहे हो वो एग्जैक्ट सेम टू सेम हो। जैसे आप करेंसी करते हो, आप फेक करेंसी बनाते हो, कहीं भी कोई भी बनाता है, तो उसका जरूरी नहीं है कि वो सेम टू सेम हमारी करेंसी से मैच करे। एक एक जो उसमें माइनस डिटेल्स हैं वो जरूरी नहीं है उसमें मैच करे, कुछ भी हो सकता है। अगले के आपने उसको अटेम्प्ट किया है वो ही हमारे लिए सफिशिएंट है, जो कि ओरिजिनल नहीं है। एक्सप्लेनेशन टू दी गई है, वेयर ए पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग एंड द रिसेंबल इज दैट पर्सन में बी डिसिप्टेड बाय। ये चीज सेम बोल रहा है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम कोई भी चीज को आप एक जैसी दिखाते हो कि भाई हाँ ये कि ये समान है, कि भाई ये चीज वही है, ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है, और उससे उस बंदे को धोखा होता है, तो हम ये मान जाएंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इट सेल बी प्रिज्यूम, यहाँ पे ये मैंडेटरी हम उसको मानेंगे कि हाँ आपने काउंटरफीट किया है, अनलेस अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव। जब तक ये आप उसको प्रूव ना कर दो कि नहीं जी हमने ये इस मकसद से नहीं किया, हमारी इंटेंशन ये नहीं थी इसको काउंटरफीट करने की, या हमारा पर्पज कोई और था, तब तक हम उसको यही मानेंगे कि आपकी नॉलेज थी और आपको इंटेंशन भी थी इस चीज को एज अ काउंटरफीट यूज किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्ट की। कोर्ट में क्या मतलब होता है? कोर्ट का मतलब है ए जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, और बॉडी ऑफ जजेस हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशियली। इसका मतलब सिंपल है कि लॉ के द्वारा किसी भी पर्सन को पावर दी गई है कि आप एज अ जज काम करेंगे, या उसको अपॉइंट भी किया गया है सिंगल, या तो वो सिंगल ही वर्क कर रहा है या फिर वो बॉडी ऑफ जज मतलब कि दो तीन लोगों के साथ और उसको काम कर रहा है, तो उसको हम कोर्ट मानेंगे जब जहाँ पे एक जगह वो बैठ के काम करता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है डेथ की। अब डेथ इसको समझना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आगे जाके इसी के रिगार्डिंग जो है ऑफेंसेस होंगे, इसमें आपको ये डेथ का मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए। डेथ का मतलब है डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे सिर्फ डेथ ह्यूमन बीइंग की मानी गई है, उसी को एक ऑफेंस माना गया है। उससे पहले उसके अलावा अगर आप किसी की भी डेथ करते हो तो उसको हम बेनस में डील नहीं करेंगे। उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रूअल्टी एक्ट है, उसमें हम डील करेंगे जब भी आप किसी लिविंग क्रिएचर या एनिमल्स से के अगेंस्ट ऑफेंस करते हो वो है। लेकिन बीएनएस सिर्फ ह्यूमन बीइंग की डेथ के बारे में बात करता है। यहाँ पे दिखा हुआ अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जब तक ये हम उसको प्रूव नहीं कर देते या फिर कुछ और चीज मतलब नहीं है उस चीज को हम तब तक नहीं मानेंगे, लेकिन डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग ही मानेंगे। सब हम बात करते हैं डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है? एनीथिंग डूइंग विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। डिसऑनेस्टली का मतलब है जब आप किसी आपकी इंटेंशन है कोई काम करने की जिससे कि एक पर्सन को रॉन्गफुली गेन हो। और रॉन्गफुली गेन क्या है उसको हम आगे देखेंगे। रॉन्गफुली गेन एक पर्सन को हो और रॉन्गफुल लॉस जो है अनदर पर्सन को हो। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, तो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन क्या होता है। जस्ट
यहाँ पे ये दिया गया है wrongful gain, आप इसको लिंक कर सकते हैं। wrongful gain का मतलब हो गया है मीन्स gain by unlawful means of property to which person gaining is not legally entitled, जिसके लिए आप लीगल एंटाइटल नहीं हो, अनलॉफुल तरीके से आप उसको गेन करते हो, उसको हम wrongful गेन करते हैं। wrongful लॉस का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है लॉस बाय एनी अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी वो मूवेबल है, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जिस जो कि पर्सन लूज कर रहा है वो लीगली एंटाइटल्ड है कि भाई हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको इलीगल तरीके से उसको हमने लॉस पहुंचा है तो उसको हम रॉन्गफुल लॉस कहेंगे। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गेनिंग wrongfully और losing wrongfully, a person is said to gain lawfully when such person retain wrongfully, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेते हो wrongfully not lawfully, here the word is used wrongfully, और as well as such person acquires wrongfully, या फिर आपने वो गलत तरीके से उसको अपने आपके पास आई है, वो यहाँ पे पहले क्या है रिटेन दी गई है, आपने उसको रख लिया है। सेकंड चीज इसमें बताई गई है एक्वायर, आपने उसको लिया है तो उसको हम wrongfully gaining कहेंगे। A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, जब आप किसी प्रॉपर्टी को किसी के वहां से ले लेते हो पोजेशन से तो उसको हम कहेंगे कि आपने as well as when such person is wrongfully deprived of property, आप किसी प्रॉपर्टी को उससे वंचित कर देते हो, उसको लॉस कर देते हो तो उसको लूजिंग wrongfully कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स बाय or by more than one of those means, and includes electronic digital record intended to be used or which may be used as a evidence of that matter। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है किसी भी चीज में किसी भी सब्सटेंस पे लिखा गया है, उसको एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है, किसके थ्रू, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, या फिर मोर देन एनी ऑफ दोज मीन्स। अब किसी भी एक तरीके से हमने कोई भी चीज पे लिखा हुआ है, एक पेपर पे उस पे हमने अपना नाम लिख दिया तो वो एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उस पे हमने लेटर्स के थ्रू हमने लिख दिया तो वो एक लेटर्स वो एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ये दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें। हमारी इंटेंशन उसको भले ही एज अ एविडेंस यूज करने की है या नहीं, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सॉरी, इसमें इंटेंशन हमारी है कि उसको यूज करने की, और या फिर वो यूज हो सकता है एज अ एविडेंस ऑफ दैट मैटर। हम जो कोर्ट में कोई भी एविडेंस देते हैं तो उसमें ये चीजें देखी जाती है कि भाई हमने डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो उसमें बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या टाइप्स के हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई है, इट इज इमेटेरियल बाय व्हाट मींस और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरीके से और किस सब्सटेंस किस चीज पे आपने उसको लिखा है, लेकिन आपकी इंटेंशन भले ही है या नहीं है, इसमें देखो एक्सप्लेनेशन क्लियर करते हैं, वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन कोर्ट और नॉट। भले ही आपकी उसकी इंटेंशन हो एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज करने की या नहीं हो, लेकिन वो एक एविडेंस ही माना जाएगा, सॉरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब इस illustration हम देख लेते हैं। A writing express the terms of contract which may be used as a evidence of the contract is a document। आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उस पे आपने टर्म्स लिखी गई है कि आप ये चीज आप इसमें करेंगे, ये नहीं करेंगे, जिसका कि हमारा मोटिव क्या है, एज अ एविडेंस यूज करने का, कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव कैसे करेंगे कि भाई हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। जब तक कि वो डॉक्यूमेंट एक्सप्रेस नहीं होगा, उस पर हमारे टर्म्स लिखी नहीं होंगी, हमारे साइन नहीं होंगे, तब तक हम उसको एज अ एविडेंस डॉक्यूमेंट यूज नहीं कर सकते। उसमें बताया गया है एक चेक अपॉन ए बैंकर इज डॉक्यूमेंट। हम बैंकर को कोई भी चेक देते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक डॉक्यूमेंट है। मैप देखिए इसमें बताया गया है, ए मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज अ एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। एक मैप और प्लान को भी हमने डॉक्यूमेंट माना गया है, जिसका कि हमारा इंटेंशन है हम उसको एज अ एविडेंस यूज करने की। जरूर नहीं है कि हम उसको एविडेंस में ही दें, लेकिन हम उसको एक टोटल इसका आप मतलब समझिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसपे कोई भी चीज लिखी गई है, बताई गई है, छापी भी गई है, तो उसको हम एक डॉक्यूमेंट मानते हैं। जरूर नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट हम कोर्ट में ही जाके सबमिट करें, लेकिन ये
एक डॉक्यूमेंट माना गया है। ए राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट। आपने कोई भी डायरेक्शन उस पे दी गई है, उस पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपको जब भी आप कहीं भी कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि भाई हाँ आपको ये चीज़ें करनी है, आप इस चीज़ के लिए लाइबल हो नहीं हो, तो वो ये एक डॉक्यूमेंट है। वट एवर इज एक्सप्लेनेशन टू से हम बात करते हैं। वट एवर इज एक्सप्रेस बाई मीन्स ऑफ लेटर फिगर्स और मार्क्स एक्सप्लेन बाई ए mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning in the Sahita, although the same may not be actually expressed। कोई भी मर्केटाइल जो कि हम कभी भी हम कोई लगेज कैरी करते हैं या शिप के थ्रू करते हैं, तो उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, उसने अपने एक पेपर में लिखी हुई होती हैं, तो उसको भी हम एज अ डॉक्यूमेंट मानेंगे। इसकी इलस्ट्रेशन भी बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। सेक्शन सबसेक्शन 9 की बात करते हैं। फ्रॉडलेंस। फ्रॉडलेंस का मतलब क्या है? डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। यदि आपकी इंटेंशन किसी को डिफ्रॉड करने की है तो उसको हम मानेंगे कि हाँ आपने उसके साथ फ्रॉड किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर की। जेंडर में जो है एक न्यू कैटेगरी जो है इंक्लूड की गई है। द प्रोनाउंस ही इज एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज एनी पर्सन। इसको एनी पर्सन इंक्लूड करते हैं, वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। देखिए यहाँ पे ट्रांसजेंडर को जो है इस बार इंक्लूड किया गया है। एक्सप्लेनेशन में इसका बताया गया है, ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइंड to it in clause K of section 2 of Transgender Person Protection of Right Act 2019। 2019 जो एक्ट है उसका सेक्शन 2 क्लॉज 6 है, के है सॉरी, उसमें इसका मीनिंग बताएगा, उसका जो मीनिंग है उसको सेम यहाँ माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड फेथ की। गुड फेथ का मतलब क्या है? नथिंग इज सेड टू बी गुड फेथ और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं, यदि उसमें किसी को कोई भी इंजरी होती है जो कि एक गुड फेथ में नहीं की गई है। गुड फेथ का मतलब क्या है कि आपने ड्यू केयर और अटेंशन नहीं दी। मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। कोई इंसान काम कर रहा है अपनी छत पे, अपनी रूफ पे कोई काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो एक जो उसका हाउस है या जो एक रूम है जहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ पे लोगों का आना जाना जरूर लगा ही रहता है। 10-20 जो लोग हैं आते जाते रहते हैं। वहां से वो छत से अपनी से कोई भी चीज फेंकता है नीचे, अगर वो आवाज लगा के कहता है कि भाई हट जाना, मैं कुछ चीज डाल रहा हूँ, अब नीचे डाल रहा हूँ, तो उस डालने से अगर किसी पर्सन को इंजरी हो जाती, डेथ हो जाती, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने ये गुड फेथ में की थी, कि आपने ड्यू केयर और अटेंशन दी। आपको ही पता था कि यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, बच्चे आते जाते रहते हैं, कोई भी बड़ा बुजुर्ग कोई भी रहता है यहाँ पे, कोई भी जो है कभी भी निकल सकता है, तो उसको हमारी तरफ से एक इंजरी हो सकती है यदि मैंने ये एक्ट किया, तो हम उसको गुड फेथ में नहीं कहेंगे जब तक कि आपने ड्यू केयर एंड अटेंशन उस पर ना किया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। हार्बर का मतलब क्या? हार्बर का मतलब मैं सिंपल आपको बता दूं। हार्बर का मतलब जब भी कोई क्राइम करता है पर्सन, क्राइम करने से पहले या बाद में कभी भी आप उसको कोई भी हेल्प करते हो रिगार्डिंग, आप उसको रहने के लिए जगह देते हो, खाना देते हो, हथियार देते हो, या फिर आप गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह उसको देते हो, उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए या कंप्लीट होने के बाद उस चीज को आप देते हो, या फिर आप उसको, आप कोई क्राइम कमिट करने जा रहा हो उससे पहले कहीं भी वो स्टे करते हैं, वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको हार्बर में इंक्लूड किया जाता है। वो पर्सन एक हार्बर कहलाएगा जो कि उसको हेल्प करता है, भले ही वो एक्ट से पहले करे, बाद में करे या ड्यूरिंग दी एक्ट करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजरी की। इंजरी का मतलब है एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजरी का मतलब है आप इलीगल तरीके से किसी भी पर्सन को इंजरी पहुंचाते हो। इंजरी किसी में वो बॉडी में हो सकती है, हमारे वो माइंड में हो सकती है, वो रेपुटेशन में हो सकती है, या वो किसी की प्रॉपर्टी पे हो सकती है, तो हम उसको एक इंजरी ही मानेंगे, भले ही वो आपकी बॉडी पे ना हुई, आपकी प्रॉपर्टी पे हुई हो, तो भी वो एक इंजरी ही इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं illegal and legally to do it। The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnish ground for a civil action। अब देखिए सबसे पहले हम इसको बात करते हैं इलीगल का मतलब क्या है। इलीगल का मतलब ये है जब भी हमारे लॉ में कोई भी चीज बताई गई है, आप उसके अपोजिट में कोई काम करते हो, आप उसकी वायलेशन करते हो, तो वो हम एक इलीगल मानेंगे, उसको एक टर्म इलीगल बताया जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल हम दे सकते हैं। हम बाइक पे जाते हैं, तो
हमारे लॉ में प्रोविजन दिया हुआ है कि आपको प्रॉपर हेलमेट पहनना है, या फिर आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपको सीट बेल्ट लेनी है, प्रॉपर आपको जो है गाइडलाइंस वहां पे बताई गई, लेकिन आप वो चीज फॉलो नहीं करते और उससे किसी को इंजरी होती है या खुद आपको ही होती है भले ही, तो भी उसको इलीगल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल वे में नहीं है। आपको लीगल वे में बताया गया है लेकिन आप उसकी वॉयलेशन नहीं, आप उसकी वॉयलेशन करते हो, जो कि उसमें बताया गया कि यदि आप वॉयलेशन करोगे तो आपको इसको ये पनिशमेंट मिलेगी, ये पेनल्टीज आपको मिल सकती हैं, तो वो एक इलीगल की डेफिनेशन में आएगा। लीगली बाउंड टू डू का मतलब क्या है? जब कोई भी पर्सन की ड्यूटी है किसी काम को लीगली करने की, या उसको पावर है कि आपको ये काम करना है, अगर वो पर्सन उस काम को नहीं करता है, इलीगली उसको ओमिट करता है, अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट नहीं करता है, तो उसको हम लीगली बाउंड नहीं कहेंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आप कभी भी एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पे एक टीचर रहते हैं, तो टीचर की ड्यूटी क्या होती है? टीचर की ड्यूटी होता है कि भाई बच्चे आपस में चीटिंग ना करें, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ना लेके आए जिससे कि आप चीटिंग कर सकते हो, या कोई भी तरीके से। लेकिन वहाँ पे टीचर अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं करता है, तो हम उसको कहेंगे कि आपके लिए ड्यूटी थी, आप बाउंड थे बाय लॉ, आप इसको काम करने के लिए आपने नहीं की, तो हम उसको कह सकते हैं आके आपने अपनी ड्यूटी पूरी लीगली तरीके से नहीं की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जजेस की। जजेस का मतलब क्या है? एनी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेजिग्नेटेड एज अ जज, जिसको कि अपॉइंट किया गया है थ्रू लॉ। लॉ के थ्रू हमने प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट होती है उसके थ्रू अगर किसी पर्सन को एज अ जज अपॉइंट किया गया है तो उस पर्सन को हम जज मानेंगे। ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, यहाँ पे ऑफिशियली वर्ड यूज हुआ है, और ये इंक्लूड करता है उस पर्सन को, भले ही आप प्रॉपर तरीके से रिक्रूट नहीं हुए हो, लेकिन आपको उन कौन कौन पर्सन है जिसको कि हम जज मानेंगे? हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव, जो कि लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है, लॉ ने उसको पावर दी है कि भाई आप इस बिहाफ पे ये काम कर सकते हो इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, भले ही वो सिविल है, क्रिमिनल है, जहाँ पे आपको एक जजमेंट देते हो डेफिनेटिव, और ए जजमेंट विच इफ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी ए डेफिनेट, भले ही उस जजमेंट के अगेंस्ट कोई भी अपील ना हुई हो वो एक डेफिनेट माना जाएगा। और जजमेंट विच इज कंफर्म बाय सम अथॉरिटी वुड बी ए डेफिनेटिव, भले ही वो किसी हायर अथॉरिटी, हमारी जो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट हम जिसको कह सकते हैं, उसमें अगर वो ही चीज़ कंफर्म कर दी गई है या नहीं कर दी गई है, या फिर भले ही आपने उसके अगेंस्ट अपील की है या नहीं की है, वो डेफिनेट है, तो वो हम मानेंगे उस पर्सन, वो एज अ पर्सन वो जज माना जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं हु इज वन ऑफ ए बॉडी और पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। जजमेंट लॉ के थ्रू आपको किसी को पावर दी गई है कि आप इस बिहाफ पे जजमेंट देंगे, तो उसको हम ऐसा जज मानेंगे। इलस्ट्रेशन दी गई है इसकी। ए मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। किसी मजिस्ट्रेट को जो है एक्सरसाइज जुरिडिक्शन करता है वो चार्ज के रिगार्डिंग, और उसको पावर है कि वो उस जो वो केस डील कर रहा है उसमें वो फाइन दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, भले ही उसकी अपील हो या ना हो, तो उस पर्सन को हम एज अ जज मानेंगे। एक जज की डेफिनेशन में आएगा। यहाँ पे लाइफ का मतलब दिया गया है। लाइफ मीन्स का है लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। डेथ का भी मैंने बताया था, यहाँ पे डेथ जो है एक ह्यूमन बीइंग की रिकॉग्नाइज की गई है, और लाइफ भी एक ह्यूमन बीइंग की ही रिकॉग्नाइज की गई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लोकल लॉ। लोकल लॉ का मतलब है कोई भी लॉ जो पार्टिकुलर पार्ट में किसी भी, तो हम उसको एक लोकल लॉ बोलेंगे, जो कि सभी पे एप्लीकेबल नहीं है ऑल ओवर द इंडिया। लोकल लॉ स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट में जो भी कोई ऑफेंस होता है, कोई भी क्राइम होता है, उस चीज को डील करने के लिए वो एक लोकल लॉ बनाते हैं। मैन का मतलब क्या है? यहाँ पे मैन का मतलब है मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। यहाँ पे देखिए एनी एज दिया गया है। मैन का मतलब वो किसी भी एज का हो उसको हम मैन मानेंगे, मेल ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे एज जो है वो मैटर नहीं करती है, भले ही 5 साल का अगर कोई लड़का है तो उसको भी हम मैन ही मानेंगे। चाइल्ड का मतलब अलग है, जो हम मैंने पहले बताया था। चाइल्ड का मतलब सिर्फ एज के रेस्ट्रिक्शन में है। उसमें चाइल्ड में और मैन में डिफरेंस क्या देखिए। चाइल्ड में क्या है, हमारे कुछ सेक्शन जो है जनरल एक्सेप्शंस हैं, उसमें उनको एग्जेम्पशंस दी गई हुई हैं। जैसे 7 below the 7 years of age a child cannot be tried for a offense whether he committed with intentionally or unintentionally। इस चीज को हम आगे डील करेंगे। और
ये उसके रिगार्डिंग बताया गया है कि मैन हम किसको मानेंगे, चाइल्ड हम किसको मानेंगे। मंथ जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, मूवेबल का मतलब है प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी हम सभी प्रॉपर्टी को मूवेबल मानते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट लैंड, हमारी जमीन को, क्योंकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, नहीं ट्रांसफर कर सकते। सेकंड, जो भी कोई भी चीज हमारी अर्थ से परमानेंटली अटैच्ड है या उसको हमने, भले ही वो प्रॉपर्टी मूव है लेकिन हम उसको परमानेंटली फास्टन कर दिया है अर्थ से, जिसको कि इजीली हम मूव नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, स्टोन है, पत्थर है, पत्थर क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर हम उसको बिल्डिंग में यूज करते हैं, जब हम उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें अगर उसको यूज करते हैं, फास्टन हो जाती है परमानेंटली, उसको अटैच कर देते हैं, सॉरी परमानेंटली फास्टन हो जाती है, वो अटैच कर देते हैं उसको अर्थ से, तब उसको हम इजीली मूव नहीं कर सकते। क्यों? जब तक वो उसमें अटैच रहेगी, उसमें परमानेंट रहेगी, तब तक वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे ही हमने उसको वहां से अलग कर दिया, लैंड से, अर्थ से उसको अलग कर दिया, तब वो उसको मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हम इसको माना जाएंगे। हमारे गेट हैं, बिल्डिंग्स के गेट्स होते हैं, तो वो क्या है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, भले ही वो मूव लाने से पहले, अटैच करने, सॉरी फास्टन करने से पहले हमने उसको, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको फास्टन कर दिया परमानेंटली कि भाई अब इसको हम यहाँ से हटाएंगे नहीं, तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। चेयर है, चेयर हमारी एक मूवेबल प्रॉपर्टी, आप इजीली कहीं भी ले जा सकते हो। ट्री, अब देखिए एक एग्जांपल में सबसे अच्छा दूं, ट्री, ट्री क्या है, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कब तक? तब तक कि जब तक कि वो जमीन के अंदर है, जैसे ही हमने उसको वहां से सब कर दिया, कट कर दिया, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। उससे पहले क्या है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर्स की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी समझ सकते हो इसको। द वर्ड इम्पोर्टिंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर फ्रॉम द टोटल, अगर कहीं अलग दिया है उस चीज़ को छोड़ के हम बात करते हैं। वर्ड्स इम्पोर्टिंग, सिंगुलर नंबर इंक्लूड, आप प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर को हम प्लूरल मानते हैं, प्लूरल नंबर को हम सिंगुलर मानते हैं, इंक्लूड ये दोनों करता है। ओथ भी है, ऑफेंस भी नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो। अब सब सेक्शन 25 आप देख सकते हो, ओमिशन, ओमिशन का मतलब है डिनोट्स एज वेल ए सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था वो टीचर का, जहाँ पे आपकी लीगल, ओमिशन का मतलब आप सबसे पहले इस सिंपल टर्म्स में ये समझिए, ओमिशन का मतलब होता है ड्यूटी। जब आपको लॉ के द्वारा कोई ड्यूटी दी गई है, आप एम्पावर्ड हो by the law and you are not fulfilling your duty, then you are committing an omission, and it can include as well a series of omission as a single omission। भले आपने एक एक्ट किया हो या सॉरी आपने एक ड्यूटी ब्रीच करी हो या आपने 10 करी हो, उसको हम सिंगल ही मानेंगे, सीरीज ऑफ जो ओमिशन है उसको हम एक डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सन की। पर्सन इंक्लूड करता है एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर्सन में इंक्लूड करते हैं कोई भी कंपनी को या एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन, जो वहाँ पे ग्रुप, सॉरी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, उसको बॉडी ऑफ पर्सन जो होते हैं, भले ही वो रजिस्टर हो या ना हो, उसको हम एज अ पर्सन डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक इंक्लूड करता है एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है, पब्लिक सर्वेंट में यहाँ पे कुछ वो बताई गई है कैटेगरीज, कौन किस किस पर्सन को हम एक पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है, नेमली एवरी कमीशन ऑफिसर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एयरफोर्स में जो कोई भी ऑफिसर है जिसको हमने रिक्रूट किया है, कमीशन किया है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है। एवरी जज, जज को हमने जिसको पावर दी गई है लॉ के द्वारा डिस्चार्ज करने की, बाय हिमसेल्फ और एज ए मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन, जब उसको पावर दी गई है कि आप ये काम करेंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको रिक्रूट करके लॉ ने पावर दी है, आप इस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। पब्लिक इसमें ऑफिसर ऑफ कोर्ट, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर हुज ड्यूटी एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट, रिपोर्ट और एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक
authenticate or keep any document or to charge or dispose of any property or execute any judicial process or administration any oath or interpret or to preserve order in the court, and every person specifically authorized by a court to perform एनी ऑफ सच ड्यूटीज। ये सभी पर्सन को जो है हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहेंगे और ये एक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में एक दिया है एवरी पर्सन स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय कोर्ट। यदि वो पर्सन ऑथराइज कोर्ट ने किया है, हम एग्जांपल लेते हैं जब कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी पुलिस ऑफिसर को वहाँ पे भेज सकें, ऐसी सिचुएशन कई बार आ जाती हैं कि वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं होता है, तो हम किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल को भी वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन जब वो जाएगा तो वो यहाँ पे कोर्ट ने उसको स्पेसिफिक ऑथराइज किया है कि आप जाके ये ड्यूटी कीजिए, तब जाके वो एक ऑर्डिनरी पीपल उसको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में हम उसको मानेंगे। टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज, जब वो कोई भी ड्यूटी इसमें से करता है जो भी कोर्ट ने उसको बताई गई है या लॉ के द्वारा उसको बताई गई है, तो उसको हम एज अ पब्लिक सर्वेंट डील करेंगे। जब तक वो डील करेगा तब तक वो एक पब्लिक सर्वेंट रहेगा। जैसे ही उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है तब वो एक नॉर्मल पीपल हो जाएगा, अगर वो रिक्रूट नहीं किया गया है या एम्पावर्ड बाय लॉ नहीं है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरी असेसर एंड मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। मेंबर ऑफ पंचायत के जितने भी मेंबर्स हैं उसको हम पब्लिक सर्वेंट मान करते हैं। आर्बिट्रेटर को हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। Every person who holds office by virtue of who is empowered to place or keep any person in confinement, इसका मतलब है किसी को पावर दी गई है, हम किसी को behind the bars अगर हम किसी को करते हैं या किसी को हम जेल भेजते हैं या अपनी कस्टडी में उसको रख देते हैं तो उसको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस और टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनियंस। तो यहाँ पे उन सभी लोगों को भी ही जिसकी ड्यूटी है प्रिवेंट करने की कि कोई ऑफेंस ना हो या इंफॉर्मेशन देने की कि भाई आपको इंफॉर्मेशन देनी, कभी भी कोई भी चीज़ सस्पिशियस लगे तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो पुलिस को या किसी भी अथॉरिटी को जो एम्पावर्ड है उसको इस चीज़ को डील करने के लिए। उन सभी पर्सन को हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरी ऑफिसर whose duty it is as such officer to take, receive, keep और expend any property on behalf of गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कोई भी पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी को जो उसको रिसीव करता है, अपने पास रखता है या उसकी देखभाल करता है, तो उस सभी पर्सन को हम यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरी ऑफिसर whose duty as such officer to take, receive, expend any property। अच्छा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरी पर्सन हु होल्ड्स ऑफिस एनी बाय वर्च्यू विच इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन, रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ अ इलेक्शन। देखो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी एक पब्लिक सर्वेंट माना गया है यहाँ पे, या फिर कोई भी उनके बिहाफ पे काम करता है जो कि लॉ ने या फिर इलेक्शन कमीशन ने किसी को पावर दी। जैसे हम देखते हैं इलेक्शन जब होते हैं, इलेक्शन टाइम पे हम किसी की ड्यूटी वहाँ पे लगाते हैं तो वो एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ये हम बात करते हैं एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट और रेमुनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। जब कोई भी पब्लिक ड्यूटी करता है जिसको गवर्नमेंट ने उसको दी गई है पावर और उसको उसके एक्सचेंज में उसको सैलरी मिलती है, तो हम उन सभी पर्सन को क्या है एज अ पब्लिक सर्वेंट डील कर देंगे। एक्सप्लेनेशन हम बात करते हैं एवरी पर्सन फॉलोइंग एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन मेड इन दिस क्लाउज आर पब्लिक सर्वेंट जो वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और। देखिए ये चीज यहाँ पे बता भी दी गई है, भले ही वो पर्सन एज बाय द गवर्नमेंट एज अ पब्लिक सर्वेंट अपॉइंट किया गया हो या ना हो, लेकिन वो जब ड्यूटी इसकी फुलफिल करता है, पब्लिक ड्यूटी जो उसको दी गई है लॉ के द्वारा, जब वो उसको कंप्लीट करता है, उस ड्यूटी को एग्जीक्यूट करता है, तो वो एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरी पर्सन हु इज एक्चुअल पोजेशन ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट वट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन इज अ पब्लिक सर्वेंट। भले ही वो पर्सन जो एक्चुअल पोजीशन में है पब्लिक सर्वेंट में, वो किसी लीगल डिफेक्ट की वजह से अपनी सिचुएशन अपना काम पूरा तरीके से भले ही वो कर पाता है नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो एक पब्लिक सर्वेंट रहेगा, भले ही वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं कर पाता है। इलेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्शन का मतलब है इलेक्शन फॉर सेलेक्टिव मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल और
other public authority or whatever character the method of selection to which or by under any law for the time enforcement का मतलब सिंपल ये है कि जो भी कोई सिलेक्टिव मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव के या म्यूनसिपल के या अदर पब्लिक अथॉरिटी के जिसके थ्रू उसको सिलेक्ट किया जाता है इलेक्शन, तो वहाँ पे एक इलेक्शन की डेफिनेशन में आएगा। इलेक्शन का मतलब यहाँ पे बताएगा। इसकी इलस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। ए म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि लॉ के थ्रू इसको रिक्रूट किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट करता है, तो उसको हम एज पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन टू बिलीव। और रीजन टू बिलीव में क्या करते हैं, रीजन टू बिलीव का मतलब है ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात बताई गई है आपको। रीजन टू बिलीव का मतलब होता है कि जब आपको भरोसा है या आप किसी चीज को बिलीव करते हैं कि एक चीज ऐसे होगी, तो वो हम उसको रीजन टू बिलीव मानेंगे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, एक केस हुआ था, इसमें एक लैंडमार्क केस था, श्रेयस वर्सेस डी रुटजेन। ये एक केस था। इसमें क्या था कि एक लेडीज का हस्बैंड जो है मिसिंग हो गया था काफी टाइम से। अब उसने काफी टाइम तक उसको सर्च किया, लेकिन वो जब नहीं मिला, उसको छह सात आई थिंक करीब 6 साढ़े 6 साल हो गए थे। लेकिन अब उसको भरोसा हो गया था कि भाई हाँ, अब मेरा जो हस्बैंड है वो नहीं मिलने वाला, उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस चीज को वो बिलीव में रखते हुए गुड फेथ में वो दूसरी मैरिज कर लेती है। अब वो तो क्या थी, उसको बिलीव था कि भाई हाँ ये चीज ठीक है, मैंने उसको काफी सर्च किया और मैं अब ये प्रिज्यूम करती हूँ, लॉ भी ये प्रिज्यूम करता है कि अगर 7 साल तक कोई नहीं पर्सन नहीं आइडेंटिफाई होता है, किसी ने उसको देखा नहीं है, तो उसको हम प्रिज्यूम करेंगे कि उसकी डेथ हो चुकी है। भले ही वो लिविंग हो या ना हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लॉ उसको प्रिज्यूम करेगा, ये मैंडेटरी है लॉ के लिए। अब उसने उसको वहां पे शादी कर ली, तो उसके कुछ टाइम बाद ही वो अपीयर हो जाता है या उसको मिल जाता है। तो अब ये केस हुआ था कि उसको ट्रायल किया गया था बाईगेमी के लिए। तो यहाँ पे उसने बताया कि जी मैंने तो काफी टाइम तक सर्च किया था, मेरे को नहीं मिला, ये मैंने इन्वेस्टिगेशन भी कराया था, पुलिस के थ्रू भी इसको काफी सर्चिंग हुई थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है कि आपकी बात इसको मानी जाएगी। तो उसको एक रीजन बिलीव था कि हाँ अब उसकी डेथ हो चुकी है। रीजन टू बिलीव का मतलब जब आपको यकीन हो जाए कि भाई हाँ ये एक चीज ऐसे होनी है या एक चीज ऐसे है, तो उसको हम रीजन टू बिलीव कहेंगे। स्पेशल लॉ का मतलब है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम कोई स्पेशल लॉ बनाते हैं। जैसे कि हम पॉक्सो की बात करें, पॉक्सो एक्ट जो है वो स्पेशल ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड के रिगार्डिंग डील करता है, तो वो एक स्पेशल लॉ है। और हमेशा आप ये बात याद रखिएगा, स्पेशल लॉ जो है वो जनरल लॉ पे प्रिवेल करता है। स्पेशल लॉ ही हमेशा इफेक्ट में आएगा। यदि किसी दो सेक्शंस में, दो स्टेच्यूज में अगर कोई भी कंफ्लिक्ट आता है, तो हम स्पेशल लॉ को प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि स्पेशल लॉ जो है वो जनरल लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि हमको पता था कि भाई हाँ इसमें पहले ये सेक्शन दिए हुए थे, ये इस चीज से डील करते हैं या नहीं करते हैं, या ये सफिशिएंट है या नहीं है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को बनाया। तो हमेशा स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं, जो है एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मींस ए डॉक्यूमेंट व्हिच इज और पर्पस टू बी ए डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और ही हैज नॉट ए सर्टन लीगल राइट। देखिए सबसे पहले मैं सिंपल बात करता हूँ, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब ये है जब कोई भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई भी आपका लीगल राइट या तो क्रिएट होता है, बनता है, या एक्सटेंड उसको बढ़ा दिया जाता है, या फिर ट्रांसफर होता है, या फिर आपके लीगल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, या एक्सटिंग्विश्ड कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है प्रॉपरली, या रिलीज कर दिया जाता है, जो कि तो कोई भी पर्सन उसको एक्नॉलेज करता है, मानता है कि भाई हाँ मेरी इसमें लीगल लाइबिलिटी है या नहीं है, या मेरा इस पे लीगल राइट है या नहीं है, उसको हम वैल्यूएबल एक सिक्योरिटी मानी जाएगी। सिंपल हम बात करते हैं, हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हमने उस पे अपनी प्रॉपर्टी की कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई, लेकिन हम उस डॉक्यूमेंट पे ये लिख देते हैं कि हमारी ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, एक सेल डीड में बना रहा हूँ, एक ट्रांसफर डीड में बना रहा हूँ, सॉरी, ट्रांसफर डीड पे आप अपनी सभी डिटेल्स लिखते हैं और आप साथ में ही उस चीज को ट्रांसफर कर देते हो किसी अदर पर्सन को, तो वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आप कोई राइट ट्रांसफर कर रहे हो, कोई भी आपका लीगल राइट है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, और जिस पर्सन को वो मिल रहा है उस पे उसको वो राइट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड यूज हुआ है क्रिएटेड,
यहाँ पे क्रिएटेड यूज हुआ है, एक्सटेंडेड यूज हुआ है, ट्रांसफर्ड हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश और रिलीज हुआ है। मैं आपको रिलीज को भी एक ऑप्शन दे देता हूँ। आपने कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज की हुई है, अब आपका राइट क्या है, वहां पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप तब तक इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप मेरी पेमेंट को जो है वापस नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे सॉरी आप जैसे ही उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो आपने अमाउंट ली थी, मोर्टगेज की हुई थी अपनी प्रॉपर्टी, उसको वो पेमेंट फुलफिल कर देते हो, उसकी पेमेंट आपकी सक्सेस हो जाती है, उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी रिलीज होती है उसको यहाँ पे एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना गया है कि आपका कोई भी लीगल राइट है जो कि आपका एक्सटिंग्विश्ड हो चुका था पहले, या फिर रेस्ट्रिक्ट था उस पर पहले, और आपको बाद में वो रिलीज हो गया है, तो वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानी जाएगी। देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके पीछे उसने अपना नाम लिखा है। एज इफेक्ट टू दिस एंडोर्समेंट इज टू बी ट्रांसफर द राइट टू बिल टू एनी पर्सन हु मे बी लॉफुल होल्डर ऑफ इट। द एंडोर्समेंट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आपने उसके पीछे नाम लिख दिया कि भाई ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये ए पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहाँ पे जैसे ही वो पर्सन को वो मिलेगा लॉफुल, उसको लॉफुल होल्डर माना जाएगा। उसको ट्रांसफर होने के बाद जैसे ही उसमें इसका राइट जो है वो ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, तो उसको ये कि हाँ ये एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेसल की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं जो वॉलंटरली में आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे वॉलंटरी का मतलब आप जनरल सेंस में बताते हो, वॉलंटरी का मतलब होता है कि आप अपनी स्व इच्छा से कोई भी काम करते हैं, उसको एक वॉलंटरी, इंग्लिश में इसको वॉलंटरी बताएंगे, लॉ में इसको क्या बताएगा। एक पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरी। एक पर्सन को जब भी कहा जाएगा कि भाई हाँ इसने काम वॉलंटरी किया है, व्हेन ही कॉजेज बाय मींस ऑफ वेयर बाय ही इंटेंटेड। सबसे पहले उसमें क्या है, इंटेंटेड, आपकी इंटेंशन है उस काम को करने के लिए। सेकंड, बाय मींस विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मींस ही न्यू, उसको एक नॉलेज है। थर्ड थिंग, और हैड ए रीजन टू बिलीव लाइकली टू बी लाइकली टू कॉज इट। आप मानते हो कि हाँ ये चीज जो मैं कर रहा हूँ वो ये होनी है। यहाँ पे तीन चीज, आपके तीन कीवर्ड्स आपको याद रखते हैं। सबसे वॉलंटरली तीन चीज को इंक्लूड करता है, इंटेंशन को, नॉलेज को और रीजन टू बिलीव को। जहां ये तीनों चीज हो जाएंगी, जहां तीनों चीज इकट्ठी पाई जाएंगी, वो आपका एक्ट वॉलंटरली माना जाएगा। यहाँ तीनों में से अगर कोई भी चीज मिसिंग होगी तो उसको हम वॉलंटरली नहीं मानेंगे। ये तीनों इसके इंग्रेडिएंट्स आप इसको याद रख सकते हैं। इलस्ट्रेशन में देखो, इसमें दिया हुआ है, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन ए लार्ज टाउन फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटिंग ए रॉबरी एंड दस कॉजेज ए डेथ ऑफ ए पर्सन। यहाँ पे देखिए, ए ने किसी घर में आग लगा दी जो कि एक रहने वाला घर में एक बड़े टाउन में, बड़े शहर में है। अब उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस था फैसिलिटिंग ए रॉबरी, वहां पे रॉबरी कमिट कर सकते हैं, एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन, और उस जो उसने वहां पे आग लगाई थी उसके उस आग लगने से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। हेयर, अब देखिए यहाँ पे दिया गया, he may not have intended, भले ही यहाँ उसकी इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, एंड he may be sorry that the death has been caused by his act। वो उस चीज के लिए वो उस चीज को मानता है कि भाई हाँ ये मेरे से गलत हुआ या फिर ये एक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसको यहाँ पे नॉलेज थी, he has knowledge that he was likely to cause death, he has caused डेथ वॉलेंटरी। भले ही उसकी इंटेंशन यहाँ पे नहीं हो रही हो, इन जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इंटेंशन, नॉलेज या रीजन टू बिलीव, तीनों में से कोई भी चीज अगर मानी जाएगी तो हम उसको वॉलेंटरली मानेंगे। भले ही उसकी इंटेंशन नहीं थी वहां पर डेथ करने की, उसकी इंटेंशन सिर्फ रॉबरी कमिट करने की, लेकिन उसको पता था कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं कि जैसे मैं अगर किसी एक घर में आग लगाऊंगा तो हो सकता है वो आग पूरे शहर में फैल जाए, पूरी कॉलोनी में फैल जाए, तो उस चीज को हम यहाँ पे वॉलेंटरली मानेंगे। भले ही उसकी डेथ करने की इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसको नॉलेज थी कि हाँ मेरी जो मैं आग लगा रहा हूँ उससे किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, तो हम उसको मानेंगे कि आपने डेथ वॉलेंटरली की है, उसके लिए उसको चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विल। विल का मतलब क्या है, एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बिफोर द डेथ एनी पर्सन मेक एनी make any paper on which he write anything
that my property is to be distributed among these people 1 2 3 whatever। तो उस चीज को हमने एक विल माना गया है, जहां अपने रहते हुए, अपने जीवित रहते हुए कोई भी विल उसको बना देता है, कोई भी डॉक्यूमेंट उस पर कोई भी राइट क्रिएट कर देता है, कोई भी एक्सटिंग्विश कर देता है, ट्रांसफर करता है, तो उस चीज को हम विल मानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोमेन की। वोमेन का मतलब है ए फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। यहाँ पे एनी एज दिया गया है, कोई भी अगर कोई भी छोटा बच्चा, छोटी बच्ची जो है वो 5 साल की है तो भी हम उसको एक वोमेन मानेंगे। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारी कवर अप हो चुके हैं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो लास्ट जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है वो है 39 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता shall have the same meaning respective assigned to them in that act and संहिता। इसका मतलब सिंपल ये है कि यदि कोई भी चीज, कोई भी वर्ड, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, कहाँ पे, बीएनएस में, नॉट डिफाइन इन दिस संहिता। इस चीज को आप याद रखिए, डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन उसको डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया? 2 एक्ट में, किसी भी 2 एक्ट में किया गया हो। सबसे पहले आईटी एक्ट में उसको डिफाइन किया गया हो, नेक्स्ट उसको जो डिफाइन किया गया है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो उसको डिफाइन किया गया है बीएनएसएस में, तो उसका सेम मीनिंग होगा इसी एक्ट में। हम उसको मानेंगे कि भाई हाँ, जो उसमें मीनिंग दिया है वही मीनिंग इसमें है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी ये डेफिनेशन क्लॉज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल एक्सेप्शन से जो है डील करेंगे, जो कि अप टू जो कि सेक्शन 3 है इसका। उसके बाद हमारे चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया था। लेक्चर की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है, इस वजह से इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और साथ ही आपको यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इसको, और बने रहिए इस चैनल पे। धीरे धीरे हम करके इस सीरीज को कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे इस एक्ट को। थैंक यू एंड टेक केयर।